ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले और सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मेरा विनम्र अभिवादन, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के इस वेबिनार मीटिंग में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज पुनः संविधान पर आदरणीय धीमान साहब अपने विचार रखेंगे और संविधान की व्याख्या भी करेंगे। जो भी सम्मानित सदस्य आज इस मीटिंग में शामिल हैं, मैं उनसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, कोई भी संस्था श्रेष्ठता से ही आगे बढ़ती है। इसीलिए हम जितने भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मानित सदस्य हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करना है। और जैसा कि धीमान साहब संविधान की व्याख्याएं कर रहे हैं, सर माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आचार्य जी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अब हुआ, आ रही है आवाज अब? जी जी। तो पुनः इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि जो भी हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं, जो आज इस मीटिंग में भी हैं या नहीं भी हैं, कोई भी संस्था श्रेष्ठता से ही टिकी रहती है। इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र में दूसरों की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ बने, इस बात पर विशेष हमको ध्यान देना चाहिए। और आदरणीय धीमान साहब जो भी व्याख्या कर रहे हैं संविधान को लेकर या उसके आर्टिकल्स को लेकर या उनके अनुच्छेदों को लेकर, तो केवल विद्यार्थी की तरह केवल थ्योरी को ही समझना है, ऐसा आप न समझें, बल्कि हमारा अपना ये पवित्र ग्रंथ है, तो इसके पीछे पीछे हमें कैसे चलना है, इसको फॉलो कैसे करना है, इसका अनुसरण कैसे करना है। क्योंकि जो ब्राह्मणवादी तत्व या मनुवादी तत्व हैं, वो संविधान को कमजोर करना चाहेंगे, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान को मजबूती प्रदान करें। तो मजबूती प्रदान करने का आशय ये नहीं है कि हम अपने संविधान की जय जयकार करें। संविधान जो हमसे अपील करता है, संविधान जो हमसे चाहता है, या जो संविधान हमें हमारे कर्तव्य बताता है, तो उन कर्तव्यों पर चलना, उन कर्तव्यों की पूर्ति करना, उस संविधान को अंगीकृत करना, तो ये बहुत जरूरी है। अभी देखने में ये आता है कि हमारी जो भी संस्थाएं हैं, उनके जो लोग हैं, वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, वो जय जयकार भर करते हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो भी सम्मानित सदस्य हैं, जो आदरणीय धीमान साहब का यानी उनके जो व्याख्या हो रही है उसका लाभ उठा रहे हैं, तो केवल ये नहीं समझना है कि अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है या 45 में क्या लिखा है या 29 में क्या लिखा है। लिखा है तो वो हमसे अपील भी करता है संविधान कि हमें उसका अनुसरण भी करना है, उस पर चलना भी है। तो इस संदर्भ में भविष्य में और कभी लंबी बात करेंगे। मैं हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी को, आज चूंकि उन्होंने मुझ पर यह महती जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं अपनी तरह से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करता हूं। सबका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आचार्य जी। अब मैं आज के प्रमुख प्रबोधनकार डॉक्टर आर.सी. धीमान साहब से अनुरोध करता हूं कि संविधान का वाचन करें। माननीय धीमान साहब। धीमान साहब, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? माननीय धीमान साहब से मेरा अनुरोध है कि अपने उद्बोधन को रखें। माननीय धीमान साहब। हाँ, कर रहा हूँ जी।
नमस्कार साथियों। नमस्कार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। I welcome you in this life-changing webinar. My dear friend, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं BSSD कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और यह मेरी घोषणा है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय जी एवं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी एवं राष्ट्रीय एवं प्रदेश एवं जिले स्तर के पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं एवं अन्य साथियों, भारत देश के नागरिकों, जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में संविधान पर चर्चा की जा रही है और लगातार जो है संविधान के अनुच्छेदों को भारत के आम नागरिकों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा निःशुल्क सभी व्यक्तियों को भारत के संविधान के संबंध में जानकारी दे रही है और मैं आरसी धीमान राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को निःशुल्क जो है संविधान की जानकारी राष्ट्रीय जो है बौद्ध महासभा के तत्वाधान में देश के नागरिकों को दे रहा हूँ। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग जिस बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं वह बिंदु स्लाइड्स के माध्यम से आप लोग के सामने कुछ स्पष्ट हो रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो भारतीय संविधान के अंदर जो है भाग 3 मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है। शोषण के विरुद्ध 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को मिला करके हम कंप्लीट शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त कर पाते हैं। तो अनुच्छेद 23 पे चर्चा जो है पिछले वेबिनार में हो चुकी है और अनुच्छेद 24 पे लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अनुच्छेद 24 पर जाने से पूर्व मैं यह बताना चाहूंगा कि आखिर देश के नागरिकों के लिए, देश के बालकों के लिए ये अनुच्छेद 23-24 कितना महत्वपूर्ण है, जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अगर जो है एक राजनीतिक शास्त्र के व्यक्ति ने जो है राजनीतिक विज्ञान के अंदर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि आने वाली पीढ़ी अपने पूर्व पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करती है। तो अगर हम जो पूर्व पीढ़ी है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इस देश के अंदर जो इस देश की शासन सत्ता और जो है संविधान और देश के व्यापार सभी चीजों पर अपना नियंत्रण कायम करेगी, तो वह किससे शिक्षा ग्रहण करेगी? अपनी पूर्व पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करेगी। अगर हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, अगर हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं, अगर हम भारत के संविधान की चर्चा अपने घर में करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो है जो हमारे बच्चे हैं
वो संविधान को पढ़ेंगे, और एक तरफ संविधान को पढ़ने वाली बच्ची बनी हुई है, तो दूसरी तरफ बाल श्रम करने के लिए मजबूर एक बच्चा है जो बाल श्रम कर रहा है। तो दोनों ही स्थितियां सामने हैं, और इस आर्टिकल को रखने का जो उद्देश्य है वह यह है कि जैसे एक छोटा सा पौधा होता है, उस पौधे की हिफाजत किसान जो है किस तरह से करता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट होता है, और एक पौधा बड़ा होकर के जिस तरफ उसको मोड़ दिया जाता है उस तरफ उसकी डाल चली जाती है, उसका आकार जो है बदल जाता है। तो उसी तरह बच्चों का भी आकार जो है हम जिस तरह से चाहें उस तरह बदल सकते हैं। तो वी कैन फॉर्म द चाइल्ड, हम बच्चों का को एक रूप देते हैं, एक आकार देते हैं, और ये आकार जो है जो बच्चों को प्राप्त होता है ये माँ के पेट से चालू होता है। अभी हम आर्टिकल 24 पे आने से पूर्व यह बताना चाहेंगे कि जब माँ के पेट में बच्चे का आकार आरंभ होता है तो जो है बौद्धिक शक्ति का विकास उसी समय होना चालू हो जाता है। और यदि माँ के पेट में 9 महीने तक अच्छे से जो है बच्चे को पोषण मिलता है तो उस बच्चे का मानसिक स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, और वह अपनी पूरी जिंदगी अन्य ऐसे बच्चों से जो है हमेशा आगे रहेगा, हमेशा आगे रहेगा जिन बच्चों को कुपोषण का शिकार होना पड़ा। जैसे ऐसी माएँ जिनके बच्चे जो है पेट में होते हैं और वह ठीक से खा नहीं पाती हैं, तो उनको जो है कुपोषण का शिकार होना पड़ता है, खून की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और वह बच्चे ताउम्र दूसरों के दास बने रह सकते हैं। तो अगर हमें बच्चों को वास्तव में जो है इस देश के अंदर जो है अव्वल ला करना है, नंबर 1 पे लाना है, उनका मानसिक विकास डेवलप करना है, तो उनका डेवलपमेंट माँ के पेट से चालू होता है और वो 18 साल तक चलता रहता है। शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट के समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, और माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उस समय तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है बच्चों की, जो कि ऐसा अधिकतर नहीं होता है। अब जब बच्चे का जन्म हो जाता है, 1 साल का बच्चा हो जाता है, तो उसका डेवलपमेंट चालू होता है, और गरीबों के बच्चों की समस्या ये होती है कि 5 साल का बच्चा हुआ तो वो भी जो है काम करने खेत में जाने लगता है। उसके सर के ऊपर भी जो है बोझा आ जाता है, या दूसरे काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरीके से इन बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, और जिन बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाए उनका बौद्धिक स्तर कम ही होगा, क्योंकि वो दुनिया के सभी बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास समुचित रूप से हो। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को समुचित रूप से राज्य संरक्षण दे। संरक्षण दे कैसे? कि जो बच्चे हैं उनको सबसे जरूरी है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के लिए बच्चों का जरूरी है कि वह स्कूल में जाए, परंतु होता क्या है, आर्थिक अभाव में बच्चे जो है कहाँ पे नजर आते हैं? फैक्ट्री में नजर आते हैं, ढाबे में नजर आते हैं, होटल में बर्तन मांजते हुए नजर आते हैं, कल कारखानों में नजर आते हैं, खदानों में नजर आते हैं, माइंस खानों में नजर आते हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक उद्योगों में वो काम करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से उन
के जीवन का जो है उनके जीवन पे हमेशा खतरा मंडराता रहता है। और उन कारखानों में काम करने के कारण जो है उनका जीवन और शिक्षा के अभाव में लाइफ टाइम वो गुलाम बन के रह जाते हैं, एक बात ये है। दूसरा, उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध ना हो, इसलिए 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो इन गरीबों के बच्चों को भी उसी तरीके से बराबर का अधिकार प्राप्त हो जिस प्रकार से अन्य बच्चों को प्राप्त है। इसलिए इन बच्चों के जो है आकार को देने के लिए, बौद्धिक विकास को देने के लिए, शारीरिक विकास को करने के लिए अनुच्छेद 24 रखा गया। ये ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कारण होता है। कारण है तो निवारण है, कारण है तो निवारण है। आखिर अनुच्छेद 24 क्यों रखा गया? इन कारणों से रखा गया। तो अब अनुच्छेद 24 क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो मैं उद्देश्य पे चर्चा कर रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण किस तरह से होता है? ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह से काम करते हैं। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में खतरनाक तरीके से काम करने की मजबूरी होती है। फावड़ा है, बेलचा है, हथौड़े हैं, जिनसे वो काम करते हैं, मजबूर हैं। द लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड, और उनका बचपन खो जाता है। तो आज जो है हम लोग अनुच्छेद 24 पे बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। कहने का मतलब है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। 14 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चों को कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। मना करता है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और इस तरीके से जो खतरनाक प्रकृति के काम करवाने वाले कारखाने हैं, जो परिसंकट में नियोजन है, उनमें भी उनको नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया है, संविधान प्रोटेक्ट करता है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन in factories, etc. No child below the age of 14 shall be employed at the work in any factory or mine or engaged in any other hazardous. अब देखिए, इस को आप समझ लीजिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, आप इन बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में या किसी खान में नौकरी नहीं देंगे, नियोजित नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, और खतरनाक
जहां पर खतरा है, जैसे तेजाब है, तेजाब मिल है, कोई जहरी जो गैस है, या कोई ऐसा कार्य जहां पे अग्नि से संबंधित है, जिससे जहां उनकी लाइफ को संकट उत्पन्न हो सकता है, ऐसी जगह पर आप उनको नियोजित नहीं करेंगे। ये डायरेक्शन किसको दिया गया है? ये डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को, स्टेट, राज्य को, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है वो राज्य को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? राज्य को। राज्य से आशय है भारत की सरकार और संसद, राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की सरकार, अन्य प्राधिकार, ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। इनको डायरेक्शन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप ऐसा नहीं करेंगे, जिसका परिणाम ये होता है कि राज्य इन सारे कार्यों को निवारित करता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें क्या कहता है? बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, एक केस आया जो बाल श्रम पर प्रतिषेध का केस था, जिसमें यह पाया गया कि अल्पायु बच्चों को गलीचा उद्योग में नियोजित किया गया था, जबकि उनके पास शिक्षा के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य का भी मूल अधिकार था। वहां उच्चतम न्यायालय ने ऐसे बाल श्रम के शोषण को रोकने हेतु तथा जड़ से ऐसे प्रचलन को उन्मूलित करने हेतु निर्देश जारी किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और ये AIR जितने दिए हुए हैं, उसके अंतर्गत यह डिसीजन दिया कि बच्चों को, अल्पायु के बच्चों को गलीचा उद्योग में नियोजित नहीं किया जा सकता। वो ग्राउंड क्या था? आर्टिकल 24 के आधार पे। ये इंग्लिश में है, उसी का जो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, prohibition of child labor. Supreme Court directed the government of India to prohibit such exploitation of child labor and abolish such practice from its root, where it was found that some children of tender age had been engaged in corporate industry while they had fundamental right to education as well as of good health. ये उन लोगों के लिए जो हमारे साथी दूसरे जगह से जुड़े हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे। देखने में ये आर्टिकल बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन इसके बहुत बड़े डायमेंशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में डायरेक्शन दिया कि जो चिल्ड्रन है, ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, उनको खतरनाक उद्योगों में ना लगाया जाए। और एक चिल्ड्रन लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाए। चिल्ड्रन लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाए, जिसमें 20,000 रुपए ऐसे जो नियोजक हैं, जो अपनी फैक्ट्री में ऐसे लोगों को नियोजित करते हैं, उनके ऊपर 20,000 रुपए का फाइन लगाया। वह फाइन जो है इस फंड में जमा होगा। उसके बाद 2005 में ऐसे राष्ट्रीय स्तर के और प्रादेशिक स्तर के कमीशन बनाए गए। वो कमीशन का यह काम होता था कि वह देखेंगे कि कहीं अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रदत्त किए गए अधिकारों को वायलेट करके कहीं पर जो है बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित किया गया है, और नियोजित किया गया है तो जो फंड जो फाइन उनके ऊपर लगाया जा रहा है वह इस
फंड में जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को, चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2005 में नेशनल एंड रीजनल लेवल पर जो है कमीशन बनाया गया, आयोग की गठन किया गया। उसके बाद सन 2006 में गवर्नमेंट ने सभी प्रकार के चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया, यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, उनके द्वारा जो बालक हैं उनसे नीचे के सभी प्रकार के चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया कि नहीं, आप करवा ही नहीं सकते। ना ही होटल में रख सकते हैं, ना ही ढाबे में ऐसे बच्चों से काम ले सकते हैं, किसी भी दशा में कहीं पे भी नहीं। कोल माइन और जो है खतरनाक के साथ साथ ये जो ये आपका होटल है, ढाबा है, यहाँ सब पर भी जो है बैन कर दिया गया। फिर 1986 में द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 आया। उसके बाद जो है द चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया। 2016 में ये जो एक्ट आया उसने काफी हद तक जो है नियम और पर नियम स्पष्ट कर दिए, प्रावधानों को स्पष्ट कर दिया। और जो राइट टू एजुकेशन है वो कंपलसरी है बच्चे के लिए कि वह जो है बच्चे को का जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, वह हर बालक को मिलना ही चाहिए। और अगर जो है किसी माता पिता के द्वारा अगर कहीं पे काम करवाया जा रहा है, किसी जैसे कि अचानक जो है बिल्डर्स लोग काम करवाते हैं जिसमें जो है हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर के ईंटा गारा इत्यादि करते हैं, तो या जो भी करते हैं, तो उस दौरान अगर जो बच्चे उनके साथ रहते हैं तो उनके एजुकेशन की व्यवस्था की भी डायरेक्शन दिया गया। और जो खतरनाक उद्योग है उन उद्योगों को परिभाषित कर दिया गया कि कौन कौन से खतरनाक उद्योग हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत जो है, जो परिसंकटमय प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उनके जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है, उसमें बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। तो ये जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत जो है इसको डिफाइन किया गया है। और उसके बाद जो है अब सवाल ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो व्हाट विल बी द पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या होगा। क्योंकि जो एक्ट है आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन और हजार्डियस प्रोसेस को प्रदान करने के लिए, तो उसमें एक जो एक्ट बनाया गया है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसके अनुसार अगर कोई नियोजक काम नहीं करता, वायलेशन करता है, मनमानी पूर्ण तरीके से 14 साल के बच्चों को नियोजित करता है, तो ऐसी अवस्था में हमारे लिए क्या रेमेडी है, हम क्या क्या कार्रवाई जो है कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से दंड हैं जो ऐसे नियोजक को दिलाए जा सकते हैं। तो पनिशमेंट की जो कैटेगरी है उसको समझ लीजिए। पनिशमेंट दो प्रकार से है, एक तो नियोजक को मिलेगा, नियोजक मतलब जो फैक्ट्री चला रहा है और जो उनको वहां पर अपॉइंटमेंट दे रहा है, नियोजक, उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा कि 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का कारावास,
नियोजक को मिलेगा 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का कारावास। ये जो है 2016 में जो एक्ट आया उसके अनुसार है। और सन 2012 में जो रूल्स थे उसमें क्या प्रोविजन था कि 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का कारावास की व्यवस्था थी, परंतु जो 2016 में आया एक्ट उसके अनुसार 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का कारावास नियोजक को मिलेगा और 20,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना भी उसके ऊपर लगेगा। अब न्यायालय के ऊपर यह विवेकाधिकार है कि वह कार्य की प्रकृति के अनुसार यह डिसाइड करेगा कि जो है नियोजक को 6 महीने की कारावास दिया जाए या 2 साल का कारावास दिया जाए, या जो है 2 साल का कारावास और 50,000 दोनों ही लगा दिया जाए, यानी कि कारावास और आर्थिक जुर्माना दोनों लगा दिया जाए, या 6 महीने का कारावास लगाया जाए और 20,000 रुपए जुर्माना लगाया जाए, या 6 महीने का कारावास लगाया जाए 50,000 का जुर्माना लगाया जाए, या 2 वर्ष का कारावास लगाया जाए और 20,000 का जुर्माना लगाया जाए। इट इज डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस एंड इट विल बी डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी। ये जुडिशरी विवेकाधिकार है, जुडिशरी डिसाइड करेगा कार्य की प्रकृति के अनुसार के इंटेंशन क्या है। अब मान लीजिए कि कोई नियोजक है और उसने जो है किसी बच्चे को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजित किया और उसके बाद उसको 6 महीने का कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया माननीय न्यायालय ने। उसके बाद फिर वह इतने कारावास को दंड को भुगतने के बाद आता है और फिर अपने कारखाने में फिर से बच्चे को नियोजित कर देता है 14 साल से कम आयु के बच्चे को, यानी कि he will commit this type crime again। वह इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति करता है, दोबारा अपराध करता है। तब क्या होगा? 1 year to 3 years इम्प्रिजमेंट, 1 साल से लेकर के 3 वर्ष तक का जुर्माना उसके ऊपर होगा। जबकि फर्स्ट टाइम अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम अगर वो क्राइम करता है इस तरह का, तो 6 महीने से 2 साल तक का कारावास था, परंतु अगर वह इसी प्रकार का कमिटमेंट दोबारा करता है क्राइम, तो फिर उसे 1 ईयर से 3 इयर्स तक का कारावास होगा। अब बचे माता पिता या गार्जियन। जो गार्जियन जानबूझ के इंटेंशनली या पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके के नियोजन के लिए भेजते हैं, उनके ऊपर भी 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। उनके ऊपर भी 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। इस प्रकार से बच्चों के विकास को डेवलप करने के लिए, उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास को सुरक्षित करने के लिए ये प्रोविजंस बनाए गए। इसके अलावा द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, the Factories Act 1948, the Merchant Shipping Act 1952 and the Mine Act 1952 के अंदर भी जो है बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया है और उसमें उन्हें बाल श्रम करने से रोका गया है। विभिन्न तरीके से ये जो है बाल श्रम को रोकने की एक प्रक्रिया है।
भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, खान अधिनियम 1952 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, बगान श्रम अधिनियम 1951 में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, और बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 में 14 वर्ष से कम आयु, और शिशु अधिनियम 1961 में 14 वर्ष से कम आयु, तथा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में 15 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषेध किया गया है। इस तरीके से इतने सारे जो एक्ट बने और उन एक्ट के माध्यम से बच्चों के विकास को सुरक्षित किया गया। जो पर्पज है, वो जो आर्टिकल 24 है, उसका पर्पज है कि जो है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इट इज ए क्लियर राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारे देश के लोग हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। इन अधिकारों को राज्य सुनिश्चित करे। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इस आर्टिकल के प्रावधान को सुनिश्चित करे। अब सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि वह विधायिका में समय समय पर आवश्यकता अनुसार नए नए अधिनियम पारित करती है। जिस तरीके से नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उस तरीके से नई नई प्रॉब्लम्स को दूर करने के ये सारे एक्ट पारित किए गए हैं। ये सारे के सारे एक्ट इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते, ताकि इन बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास हो। अब शारीरिक और बौद्धिक विकास कैसे होगा? इसके लिए जरूरी है कि इन बच्चों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के लिए अब बात आती है राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा। तो शिक्षा ही तो सबसे मेन है। और जो है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हुआ। जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके पास बौद्धिक शक्ति हो, उसकी गरिमा हो, उसके पास एजुकेशन हो, उसके पास जो है एम्प्लॉयमेंट हो। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिए गए हैं, जब एक बच्चे को शुरू से एजुकेशन ही नहीं मिलेगी और वह कल कारखानों में काम करेगा, तो उसको जो है मौका एजुकेशन का ना मिलने के कारण उसका मानसिक शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा और जो है वह आगे जाके मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा और प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनेगा। एक विद्वान व्यक्ति थे जो जिनका नाम है लैमार्क। ये जो है वैज्ञानिक थे और लैमार्क जो है का कहना था कि जो है लोहार का बेटा लोहार होता है, लोहार का बेटा लोहार होता है, पहलवान का बेटा पहलवान होता है। ऐसा डीएनए में चला जाता है, आनुवांशिकता में चला जाता है। और उन्होंने ये बात अपनी जो है प्रयोगों के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया लैमार्क ने। और जो है चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन ने लैमार्क के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, विरोध किया। उन्होंने कहा चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया
और उन्होंने कहा कि जो है चयन करती है प्रकृति। एक पेड़ के नीचे बहुत सारे जो है बीज गिरते हैं। एक गांव के अंदर मान लीजिए कि नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ बहुत सारे जो है नीम के बीज नीचे गिरते हैं और गिरने के बाद जो है वो उगते हैं और उगने के बाद फिर वो नष्ट हो जाते हैं। उसमें से लाखों करोड़ों लाखों बीजों में 2-4 पेड़ बन पाते हैं, बाकी के सारे जो है नष्ट हो जाते हैं। तो जो नष्ट हो जाते हैं उसके पीछे कारण क्या है और जो पेड़ बन जाते हैं उनके पीछे कारण क्या है? तो उनको अवसर मिला, क्या चाहिए? प्रोटेक्शन मिला। जिस पौधे को आपने सुरक्षित कर दिया, घेरा बना दिया, वह पानी दिया, खाद दिया, वह पौधा बढ़ करके वृक्ष बन गया। और जिस पौधे को खुला छोड़ दिया उसको गाय चर गई, वह टूट गया, उसको खाद नहीं मिली, वह सूख गया। तो बिल्कुल जस्ट लाइक ए चिल्ड्रन भी, बच्चे भी उसी तरीके से होते हैं, एक पौधे की तरीके से होते हैं, उनको भी समुचित पोषण चाहिए। सबसे जरूरी है कि जन्म से पूर्व उनको पोषण चाहिए, जन्म के बाद नहीं। जन्म के बाद तो खैर मिलता ही मिलता है, लेकिन जन्म से पूर्व जो पोषण कर दिया अगर, तो वह पोषण जो है आने वाली बौद्धिक शक्ति का प्रतीक होगा। बेहतरीन जो है बुद्धिमान बच्चा होगा, क्योंकि उसका पोषण हुआ, जन्म से पोषण हुआ, उसका डेवलपमेंट में किसी प्रकार का अभाव नहीं हुआ। और जब अभाव नहीं होगा तो वो जन्म बेहतरीन लेगा और उसका विकास होगा। और फिर जन्म के बाद से लेके ये 14 वर्ष तक का अगर जो है उसे बच्चों को अवसर मिले, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया गया है, बल्कि बच्चे बच्चे होते हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी सीमा में हो, उन सबका समान रूप से विकास हो। विकास कैसे होगा? विकास करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनको समुचित अवसर मिले। अब उन्हें अवसर कैसे मिलेगा? एक तो माँ बाप खुद भेज देते हैं बच्चों को काम करने के लिए, दूसरा नियोजक वहां नियोजित कर लेता है। तो नियोजक को भी रोकना है नियोजित करने से, और माँ बाप को भी रोकना है कि वो वहां ना भेजें। इस तरीके से बच्चों को बाल श्रम से रोका गया। आज की स्थिति यह है कि बाल श्रम अपराध है, पनिशमेंट मैंने बता ही दिया। इस तरह के बाल श्रम को अगर कहीं कोई देखता है तो फिर वो समुचित प्राधिकारी को सूचित करे, तो जहां पे इस तरह का बाल श्रम हो रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये पनिशमेंट होगा। तो प्रोटेक्शन बच्चों के लिए किया गया है इसके अंतर्गत। और खास तौर से जो खतरनाक उद्योग है और उस परिसंकट में उद्योग है, उसमें तो इन्हें लगाया ही नहीं जा सकता, जिससे इनके प्राणों के लिए खतरा पैदा हो। परंतु अभी अनुच्छेद 23-24 पर हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध समझा। जब तक अनुच्छेद 24 है भारत के संविधान में, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, इसको पार्लियामेंट के अंदर जो है हटाया भी नहीं जा सकता है इतनी आसानी से। इसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे इसे हटाया नहीं जा सकता। ये जो फंडामेंटल राइट है, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हटाया नहीं जा सकता। और जब तक इसे हटाया नहीं जा सकता तब तक ये बच्चे प्रोटेक्ट है, क्योंकि ये संविधान ग्रैंड नॉर्म्स है, सबसे बड़ी विधि है, इसके खिलाफ कोई भी एक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इन बच्चों को खतरनाक उद्योगों में भविष्य में लगाने का कानून आ जाए। परंतु अज्ञानता, लोगों को पता ही नहीं, कानून का पता नहीं है, एक्ट का पता नहीं है, लोगों को अनुच्छेदों का पता नहीं है, जिसकी वजह से आज चाइल्ड लेबर बड़े पैमाने पे हो रही है। चाइल्ड लेबर बड़े पैमाने पे हो रही है
और ना गार्जियन को पता है कि हम चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, ना नियोजक को पता है कि हम चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, क्या पनिशमेंट होगा, क्या हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी, ना उसे पता ना इससे पता। और जो है जगह-जगह ऐसे मामले सुनने में आते हैं। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जैसे आपकी अपनी दुकान है, आपकी अपनी दुकान है, उस दुकान के अंदर जो है आपका बेटा जो है आपका सहयोग कर रहा है, वह 14 वर्ष से कम आयु का है ना? तो आपके अपने अपने बिजनेस में वह सहयोग कर रहा है, आपके परिवार का सदस्य है, तो वह चाइल्ड लेबर की परिभाषा में नहीं आता, वो चाइल्ड लेबर नहीं कहलाता। ये चीज है ना? सहयोग का मतलब है कि वो उसके संकट में जीवन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत सहयोग कर रहा है, उसके अंतर्गत वो अगर कुछ हेल्प कर रहा है तो वो परिवार का काम है, परिवार के काम में वो है तो वह चाइल्ड लेबर की परिभाषा में नहीं आएगा। नियोजित होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए कि एक लीगल प्रोसेस के तहत उसका नियोजन हो, उसके बदले में उसको कुछ वेतन मिल रहा हो और तो वह नियोजित हुआ। नियोजन की प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत वह नियोजित होना चाहिए। तो यहीं से जो है मैं जो है इस को आगे बढ़ाता हूँ और जो स्क्रीन है जैसा कि आप लोग मेरा इस फेसबुक का जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर कोई संदेह है, कोई सवाल है, कोई जवाब है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस वेबिनार में भी पूछ सकते हैं। और जो है सवाल जवाब की जो प्रक्रिया है उसमें अगर कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो है आखिरी के 5 मिनट ऐसे रखे जाएं जिसमें जो है किसी को कुछ पूछना हो, समझना हो तो समझ सके, या वह अपने प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज दे या फेसबुक पे भेज दे। इसके अलावा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें रविवार को राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, सोमवार को 7 से 8 प्रोग्राम होता ही है, बुधवार को होता है और शनिवार को होता है। इन सभी कार्यक्रमों में आप सब लोग भागीदारी लीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आरबीएम इंडिया करके फेसबुक पर यूट्यूब पर जो है एक चैनल बनाया गया है, उसमें जो है आप लोग उसको देखिए, उसको शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना इतना जरूरी है कि देखिए एक शक्ति, एक ताकत, हमारी जो एकजुटता है वो नजर भी आनी चाहिए, ताकत दिखनी भी चाहिए। मानवर कांशी राम साहब जब प्रोग्राम करते थे तो पूरे देश के अंदर कैडर चलाते थे। कैडर चलाने के बाद जो है वह एक बड़ी रैली करते थे दिल्ली में और फिर वो अपनी ताकत देते कि जो शक्ति है, जनशक्ति है, वह कितनी बड़ी। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी साथियों को यह अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत है। हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं, तो हमारी शक्ति दिखनी चाहिए। कैसे दिखेगी? हम सब जगह पे एक मत हो, हम सब जगह पे एक मत होकर के अपनी प्रेजेंट दिखाएं। जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आरबीएम इंडिया यूट्यूब चैनल बनाया गया। इस चैनल को पर आप सब लोग जो है उसको सब्सक्राइब करें, तब तो शक्ति दिखेगी, ताकत दिखेगी, है ना? कि भाई इतने सारे लोग इससे जुड़े हैं, इतने इसके सब्सक्राइबर हैं। तो हमें एक ताकत के रूप में कन्वर्ट होना है।
और ताकत के रूप में कन्वर्ट तब होंगे जब हम एकता दिखाएं, एक समान, एक विचार, एक मानसिकता के साथ, एक उद्देश्य के साथ हम लगे और अपनी प्रेजेंट दिखाएं। जो भी लक्ष्य हो वहां पे सब नजर आए। एक नारा देते थे मानवर कांशीराम साहब कि कांशीराम के बब्बर शेरो, याद होगा सब लोग को, आगे की चीज मैं नहीं बोलूंगा। और दूसरा ये था कि जो है कांशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर, ऐसा नारा देते थे मानवर कांशीराम। कि कांशीराम के विषय क्या नहीं देते, कांशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सोच पर सभी अनुयायियों को ठोक के पहरा देना चाहिए। एकजुटता दिखाते हुए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके अपनी संख्या दिखाने की जरूरत है। दूसरी बात, एक वीडियो को शेयर करने की जरूरत है। अगर हम इस वीडियो को शेयर करते हैं, चारों तरफ फैलाते हैं, ये एक टूल्स बन रहा है। 150 नहीं सुन रहे हैं, 150 लोग नहीं दिख रहे हैं, ये एक टूल्स बन रहा है। इस टूल्स को जितना ज्यादा आप प्रसारित करें, उतना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता को लाने का लक्ष्य है वह पूरा हो। तो इस अपील के साथ मैं जो है अपनी बात कंप्लीट करूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के RBM इंडिया चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय धीमान साहब। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय धन प्रकाश भारती साहब अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए संविधान पे चर्चा वेबिनार में जितने साथियों ने भी आज हिस्सा लिया है, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे संविधान के वाचक असिस्टेंट प्रोफेसर सम्मानित आरसी धीमान साहब ने काफी विस्तार से जो चाइल्ड कानून है उसके बारे में जानकारी दी, बड़े विस्तार से। उनका बहुत बहुत आभार। मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब सभी कार्यक्रमों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ होस्ट कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और बुधवार को सुबह 7 बजे हम लोग बुद्ध और उनका धम्म चर्चा में भाग लेंगे। ज्यादा से ज्यादा साथियों को आप जोड़ें। जैसा कि अभी माननीय आरसी धीमान साहब ने कहा कि हमें एक ताकत के रूप में बदलना है, एक शक्ति के रूप में तैयार होना है। लोकतंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी ताकतवर होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि देश भर का किसान पिछले 46 दिन से जिस ताकत के साथ वो अपने आंदोलन को गति दे रहा है, मजबूत बना रहा है, उसकी ताकत के कारण ही आज हमारे सर्वोच्च माननीय न्यायालय को भी सरकार को फटकार लगानी पड़ी है। आंदोलन के पक्ष में उन्होंने भी अपनी राह जार की है। कल उनका फैसला आएगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसानों की ताकत को, उनकी शक्ति को सम्मान देगा, उनकी बात को ताकत देगा। इसी तरह से जितने साथी भारत में साहू फुले अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के अनुयायी हैं, जो मानवता चाहते हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं, बार बार पे निवेदन करते हैं कि ताकत ही एक सबसे बड़ी शक्ति है
सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है, उसको हमें मजबूत करना है आरवीएम के माध्यम से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। संविधान चर्चा पर बहुत बड़ा योगदान आरसी धीमान साहब दे रहे हैं, और मैं सभी साथियों को बता दूं निवेदन के साथ कि आरसी धीमान साहब अपना योगदान निःशुल्क ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उल्टा वो आरवीएम को आर्थिक सहयोग भी करते हैं। इस वर्ष भी उन्होंने आर्थिक सहयोग अपनी तनख्वाह से, अपनी सैलरी से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के केंद्रीय कार्यालय को किया है। तो आप लोग इस ज्ञान को समझें, सुने और 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आरवीएम इंडिया न्यूज चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है। और अब मैं अपील करूंगा मास्टर बादल सिंह बोस साहब से कि मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम का समापन कराएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं सभी साथियों को म्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, सभी साथी अनम्यूट कर लें। मैंने सबके माइक खोल दी हैं और हम एक स्वर में एक साथ धम्म पालन गाथा बोलेंगे। सभी साथी अपने माइक खोल सकते हैं। सभी साथी एक साथ दोहराएंगे हम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सब्बे सत्ता सुखी सब्बे होन्तु जय भीम। भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सब्बे सत्ता सब्बे होन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् साधु साधु नमामि। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के वेबिनार के समापन की विधिवत घोषणा की जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय सर।